नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है और आप देख रहे हैं दी जोश टॉक विद उत्कर्ष। कहते हैं वास्ते अल्लाह के मुख पर रखा हुआ शरीफ की तरफ, नियत करते हैं कामयाबी की तरफ। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं बागी हूँ। हुसैनगंज चौराहा का नाम आज महाराणा प्रताप चौराहा हो गया। आज स्थिति ये है कि इस्पा के नाम पर दह व्यापार हो रहा। क्लियर करे कि वह पूर्वांचल वासी होना। बिल्कुल, मैं लोकसभा का टिकट मांग रहा था। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है और आप देख रहे हैं दी जोश टॉक विद उत्कर्ष। और आज हमारे साथ बात करने के लिए महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। महाराणा प्रताप सेना आपने संगठन बनाया और लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर आप चर्चा में रहते हैं। क्या कुछ गेम खेल रहे हैं कि लोगों के बीच में पब्लिसिटी बनी रहे, इस प्रकार का कुछ किया जा रहा है कि क्या इसका मोटिव है? देखिए, सच बोलना अगर बगावत है तो समझो कि मैं बागी हूं। भारत हिंदुओं का देश है। जो राम की बात करेगा, जो कृष्ण की बात करेगा, जो महादेव की बात करेगा, वही इस देश में रहेगा। 2016 में आपने उसकी शुरुआत की। हाँ। क्या मोटिव था उसमें? उस समय क्या ऐसी समस्या आ रही थी कि आपको लगा कि एक चेतावनी आ रही है और चुनौती है, लोगों के बीच में इस प्रकार के संगठन की जरूरत है? देखिए, जब सेना का संगठन हुआ तो मेरा माइंड ये कहा कि मुझे एक राजपूतों का संगठन बनाना चाहिए। हम सबके आदर्श प्रेरणा के स्रोत महाराणा प्रताप जी हैं। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे शहर में राजकीय महाविद्यालय था, जिसका नाम आज महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय हुआ। जिस शहर में मेरा जन्म हुआ उस शहर का नाम हरदोई है। क्या जरूरत थी उस विद्यालय का नाम चेंज करने से? आपको क्या लगा कि उससे क्या प्रभाव? आज है उसका नाम महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय। उसके पहले क्या था? राजकीय महाविद्यालय। महाराणा प्रताप सेना के नाम पे अगर आप उसको बदलवा दिए तो आपको लगता है कुछ वहां प्रभाव पड़ा? उपलब्धि है, बच्चे जानेंगे, इतिहास जानेंगे। जैसे हुसैनगंज चौराहा का नाम आज महाराणा प्रताप चौराहा हो गया। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से और हम लोगों के अथक प्रयास से हुसैनगंज चौराहा का नाम महाराणा प्रताप चौराहा हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने वहां पर एक बहुत विशाल प्रतिमा महाराणा प्रताप जी की लगाई थी। बीच बीच में आप एक्टिविटी अपनी तेज कर देते हैं और कहा जाता है कि आप अपने बयानों से लाइमलाइट को अपनी तरफ खींचते हैं। नहीं, लाइमलाइट नहीं, सच बोलना। मैंने कहा अगर सच बोलना बगावत है। जैसे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, चाहे हरदोई की बात हो, चाहे लखनऊ की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो। मैंने एक नारा दिया, मजार मुक्त भारत। अजमेर की दरगाह नहीं, आएंगे इस पे भी हम आएंगे। आप मजार मुक्त भारत कहते हैं और कुतुब मीनार को, हैदराबाद की मस्जिदों को और लगातार ओवैसी जी के आप टारगेट करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि वो मस्जिद अगर मुस्लिम है तो मस्जिद होना चाहिए, तो आप किस बिहेव पे उन मस्जिदों को कहते हैं कि ये मंदिर है? देखिए, भारत हिंदुओं का देश है। जब मुगल आक्रताओं का शासन रहा, उन्होंने अपने तरीके से देश को चलाया। आज मोदी जी और योगी जी की सरकार है और हम उनको फॉलो करते हैं। सेना के 25 लाख लोग मोदी जी की नीति और नियत को मानकर चल रहे हैं और हम तो प्रतिबद्ध हैं कि तीसरी बार मोदी जी को 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अभी तो आपका बयान आ रहा था टीवी पे, मैंने देखा कि आप संजय सिंह जी को बधाई दे रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे। संजय सिंह हमारे बड़े भाई हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, भारत संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए। आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं और रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं और भी बीजेपी के बहुत सारे नेता, उनमें से कोई संजय सिंह को बधाई नहीं दिया? वो उनका अपना मत है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं बहुत सारे ऐसे काम करता हूं जो इस देश में कोई नहीं करता है। मजार मुक्त भारत का आप अभियान चलाते हैं, कितने मजारों को आपने चिन्हित किया है कि ये? 250 मजारें अब तक तोड़ चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन के बाहर एक मजार बनी थी, आज नष्ट नाबूद हो चुकी है। सोनेरी बाग में एक मजार बनी थी, आज नष्ट नाबूद हो चुकी है। पीड़ित बिहार में एक मजार बनी थी, आज नष्ट नाबूद हो चुकी है। दिल्ली में ऐसी 56 मजारों को महाराणा प्रताप सेना ने सरकार के समर्थन से तोड़ने का काम किया है। सरकार के समर्थन से? तो यहाँ पे तो केंद्र सरकार है नहीं, राज्य सरकार अगर काम कर रही तो राज्य सरकार के समर्थन से? नहीं, राज्य सरकार क्यों करेगी?
हमने जो मजारें तोड़ी हैं वो भारत सरकार के समर्थन से और न्यायपालिका संवैधानिक, देश के संवैधानिक क्रिया और प्रक्रिया के तहत मजारें तोड़ी हैं। जब राज्य सरकार की बात आती है और मजारों को आपने तोड़ा तो क्या प्रतिक्रिया रही राज्य सरकार की? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मैं उनके कई बातों से उनका समर्थन भी करता हूँ। जैसे हमारी मांग थी कि अन्य राज्यों के तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाए, उन्होंने कम किए, मैंने उनका समर्थन दिया। मैंने उनसे कहा कि अगर आप सनातनी हो तो आप अपनी विधानसभाओं में कोई ऐसी स्कीम लाइए जिससे हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो। आज वो स्कीम लाए हैं। ऐसे ही वो मौलवियों को वेतन देते हैं। तो मेरी मांग है कि सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो, पुजारियों को वेतन मिले। तो आप क्या समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सनातन धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम सत्ता में बैठे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने दिल्ली में अच्छे काम भी किए हैं और सबसे बड़ा बुरा काम भी किया है। क्या? दो काम अरविंद केजरीवाल जी ने जो किए हैं उनका महाराणा प्रताप सेना विरोध करती है। जैसे मसाज पार्लर गली मोहल्लों में खुलवाकर उनके लाइसेंस देने का काम उनकी सरकार ने किया है। आज नई लड़कियां, नए लड़के घर घर, मतलब आप समझ लीजिए कि आज स्थिति ये है कि इस्पा के नाम पर देह व्यापार हो रहा है। मैंने गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा है, एलजी साहब को भी लिखा है और तकरीबन 1300 मसाज पार्लर पर महाराणा प्रताप सेना के स्वयं पदाधिकारियों ने रेड डालने का काम किया है। आज ही मैंने पहाड़गंज के एसएचओ से कहा था कि आप इसको गंभीरता से लीजिए। आप केजरीवाल जी दिल्ली के भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री थे, वहां जेल चले गए हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली के मसाज पार्लर बंद होने चाहिए और नशा मुक्त की मुहिम देने वाला मैं ही व्यक्ति हूं। मैंने आज 7000 लोगों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की दारू छुड़ाने का काम किया है। मैंने आज स्कूलों में संकल्प कराने का काम किया है। और आज जितना हम नशे से त्रस्त नहीं है, उससे ज्यादा आज मसाज पार्लर के नाम पर देह व्यापार दिल्ली में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की अगर यही हरकतें रहीं तो दिल्ली में भी डबल इंजन की डिक्लेयर करे कि वह पूर्वांचल वासी होना चाहिए। राजनीति करने की इच्छा है दिल्ली में क्या? बिल्कुल, मैं लोकसभा का टिकट मांग रहा था पूर्वी दिल्ली से। बीच में एक बयान आया और लोगों का पोस्ट भी मैंने देखा। आप लोकसभा की तैयारी में थे और लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले थे। क्या ऐसा हो गया कि आप बैक हो गए? नहीं, बैक नहीं हुए। हमने अपने देश के सचिव गृह मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नड्डा जी की जो उनका निर्णय था उसका मैंने सम्मान किया। आज हर्ष मल्होत्रा जी पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी है। मैं तन से, मन से, धन से उनके साथ हूं। आने वाले समय में जब भी पार्टी मुझे विधानसभा में, लोकसभा में, जहां कहीं मौका देगी, मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा और जब तक जीवित हूं तब तक पूर्वी दिल्ली विधानसभा को अपना परिवार मानकर वहां की सेवा करने का काम करूंगा। पूर्वी दिल्ली में किस प्रकार से आप एक्टिव हैं? पूर्वी दिल्ली में चाहे झुग्गी झोपड़ी की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे आधार कार्ड की बात हो, तकरीबन 50 से 60 हजार लोग मेरे संपर्क में वहां कंटिन्यू है। 50 से 60 हजार लोगों को मैंने जोड़ रखा है। 10 विधानसभा में मेरी टीम है, मेरे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस नियम से एकदम काम करती है कि जहां पे जिसकी लोकप्रियता है, चाहे वो जातिवाद के नाम पे, चाहे वो कामों के नाम पे, उनको टिकट मिलता है। ऐसा कई बार प्राय देखने को मिलता है। अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार से समर्थन करते हैं, हमेशा से आप काम कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, तो कहां पर आपकी बात नहीं पहुंच पा रही कि आप टिकट नहीं पा रहे? नहीं, देखिए, मेरा राजनीतिक कैरियर लोक जनशक्ति पार्टी से प्रारंभ हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी पर ही समाप्त हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता हूं। मेरी भारत सरकार से मांग है, हमारे नेता दलित, शोषित, वंचितों की आवाज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और जनपद रोड का नाम रामविलास पासवान मार्ग किया जाए। इन मुद्दों को लेकर मैं पूरी दिल्ली और पूरे देश में भी अपनी मांग को रखता। नहीं, फिर से आप सवाल का हमको लग रहा है जवाब नहीं समझ पाए।
हमने पूछा कि कहाँ पर बात नहीं पहुंच पा रही जब इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में हूं नहीं। समर्थन तो करते हैं, समर्थन करते हैं, मैंने टिकट मांगा नहीं भारतीय जनता पार्टी से। मैंने राजस्थान में सनातन धर्म जनजागरण यात्रा की, मैंने भी टिकट मांगा नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि अभी हम पूर्ण रूपी तैयारी नहीं किए थे, इसलिए मैं आगे और अभी प्रयास करूंगा। ईश्वर चाहेगा, हमारी पार्टी चाहेगी, प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, अमित शाह जी चाहेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो जहां से चुनाव लड़ाएंगे वहां से लड़ेंगे। हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो हैदराबाद से लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ लेंगे। पार्टी अगर मौका देगी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लड़ भी लेंगे और जीत भी लेंगे, क्योंकि कहते हैं वास्ते अल्लाह के मुख पर रखा शरीफ की तरफ, नियत करते हैं कामयाबी की तरफ। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी अपने लोगों को भरमाना छोड़ दो। मतलब इसको कहेंगे कि हे ईश्वर, मैं तुझे साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं अब तेरे बंदों से तेरी इबादत ना करके तेरी पूजा कराने आया हूं। मैं अब तेरे बीच का हूं, तेरे बीच के लोगों से अपनी बात कहने आया हूं। जब बात आती है असदुद्दीन ओवैसी की, तो एक बड़ा मामला आता है। जब सीएए का विरोध किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे लोगों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। जब राम मंदिर का फैसला आता है और उसके बाद ज्ञानवापी का फैसला आता है, तो लोग फिर मुस्लिम समाज से एक बड़ा बयान आता है कि धीरे धीरे करके हमारी सारी मस्जिदें हमसे छीन ली जा रही। इस पर क्या कहना है? यहां खुदा वहां खुदा, जहां नहीं खुदा वहां भी खुदेगा। जहां शब मिलेगा वहां तुम रख लेना, जहां शिव मिलेगा वहां हम रखेंगे। क्या लगता है मथुरा का कब तक नंबर लगा रहे हैं? मथुरा की भी खुदाई होगी बहुत जल्दी। कब तक? अब देखिए ज्ञानव्यापी पूजा चालू हो गई है, अयोध्या में राम आ चुके हैं, अब कृष्ण आएंगे, अजमेर में भगवान महादेव आएंगे, एकलिनाथ का मंदिर है, फिर जमा मस्जिद की खुदाई होगी, कुतुब मीनार का भी केस चल रहा है। एजेंडा कुछ बचा नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? क्योंकि वो अब मंदिर मस्जिद पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। भारत हिंदुओं का देश है, काहे का एजेंडा भाई? जब उनके लोग थे, जब उनका तंत्र था, तो उन्होंने मंदिरों को तोड़कर गुरुद्वारे बनाए गए, जमीनों को खरीद कर, गुरुद्वारे बनाए गए जमीनों को खरीद कर तुमने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई है। तुमने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई है। अगर तुम्हारे आका चाहते तो जमीन खरीद कर मस्जिद भी बना सकते थे। हमने अराजकता नहीं फैलाई है, तुमने शुरुआत की थी, हम खात्मा करेंगे। एक जब से चुनाव का माहौल आया तो 400 पार का नारा लगा रहे लोगों ने ये भी कहा कि ये केवल एक नारा ही बन के रह जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पहले भी ऐसा करते आए हैं। वो लोगों को प्रोत्साहित ना करके इस प्रकार के नारे से डराना चाहते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भरना चाहते हैं कि आप हार रहे हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं वो एक शक्तिशाली मां को, जो प्रधानमंत्री जी की मां थी, शक्तिशाली पिता को और पूरे देश को, काशी वासियों को। और आज हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें नरेंद्र मोदी नामक नाम के व्यक्ति आज देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार होने जा रहे हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि कंधे से कंधा लगाकर, तन से मन से, अगर आवश्यकता पड़ी तो अपना रक्त भी बहाने के लिए आतुर हूं, क्योंकि देश में ऐसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ है न कभी होगा, क्योंकि भगवान राम आए हैं, हमारे ईस्ट अयोध्या में आए हैं। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता सनातनियों के लिए। आप कई बार कहते हैं रक्षा मंत्री जी, आज के रक्षा मंत्री जी, पूर्व में गृह मंत्री जी, इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह जी के बारे में, वो आपके पारिवारिक सदस्य जैसे हमारे गार्जियन है, हमारे अभिभावक है। मैं तकरीबन 24 साल से उनका आशीर्वाद लेता हूं और समय समय पे जब जरूरत होती है, जब मैं सोचता हूं कि मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो मैं वहां जाके उनका आशीर्वाद लेता हूं। 2019 में आशीर्वाद नहीं मिला था क्या? क्यों लड़ गए चुनाव? हाँ, चुनाव लड़ गए लखनऊ। नहीं, हम उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। नैतिक पार्टी से चूंकि प्रचार करना था, तो हम नैतिक पार्टी
से वहाँ पांडे जी ने हमें उम्मीदवार बनाया और हमने माननीय जी के लिए प्रचार किया। नहीं, उम्मीदवार बनाया और आपने प्रचार किया? हाँ, वो हमारे काम करने का तरीका है। तो फिर आप यहाँ भी चुनाव लड़ लिए होते, प्रचार किए होते? नहीं नहीं, वहां बात अलग थी, यहाँ बात अलग है। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। माननीय जी हमारे अभिभावक हैं और मैं उनको अपने पिता के रूप में देखता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मिलता है और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ उनसे सीखा है। उनके साथ जुड़े हुए लोग, चाहे वह सुषमा खरकवाल जी हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो। आज देखिए लखनऊ की मेयर हो गई, सब लोग कहा करते थे यार ट्रेन से घूम रही, लेफ्ट राइट कर रही। देखिए माननीय जी के अंदर बहुत अच्छाइयां हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम भी प्रस्तावित करने वाले अगर कोई ऐसे नेता हैं तो एकमात्र माननीय राजनाथ सिंह जी है, जिनका विरोध सुषमा जी ने भी किया था, आडवाणी जी ने भी किया था, गडकरी जी ने किया था। ये तो उनकी एक रणनीति कही जाती है, जब दिशा जिस दिशा में हवा चलती रहती है उसी दिशा में रक्षा मंत्री जी अपना कदम बढ़ा देते। देखिए वो हमारे अभिभावक हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, हम तो उनकी चरणों की। चलिए, आपके अभिभावक हैं तो एक बात का और खुलासा कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि गुजरात से दो जो लोग आए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, इन दोनों ने बहुत पीछे कर दिया रक्षा मंत्री जी। किसने कहा? ऐसा विपक्ष लोग भी। आज जो समिति बनी है उसके भी अध्यक्ष हमारे अभिभावक, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को बनाया गया है। और राजनाथ सिंह नेता ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे ऐसे लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत। आज वह डिफेंस मिनिस्टर, देखिए उन्होंने कितना काम सेना में किया, राफेल और क्या क्या उन्होंने कर दिया। उनके पास आप कोई मंत्रालय दे दीजिए, जब तक गृह मंत्रालय में देखिए क्या व्यवस्थाएं कर दी, और रक्षा मंत्रालय देखिए क्या व्यवस्थाएं कर दी। और मैं तो ये कहता हूं कि देश के ऐसे एक नेता हैं जो संगठन शक्ति भी रखते हैं, मंत्रालय शक्ति भी रखते हैं, लेकिन वो अपने बेटों के लिए राजनीतिक पैरवी नहीं करते। उन्होंने आज तक ना अपने बड़े पुत्र के लिए राजनीतिक पैरवी की, ना छोटे पुत्र के लिए पैरवी की, बल्कि जब कलराज मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने कहा कि पंकज को टिकट दे दो, उन्होंने कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं टिकट नहीं दूंगा। लेकिन ये तो विपक्ष बड़ा आरोप लगाता है कि परिवारवाद में आज मंत्री जी का नाम लिया जाता है, गृह मंत्री जी का। आज बड़े भाई पंकज सिंह जो विधायक हैं वो अपनी काबिलियत पर विधायक हैं। आज जो नीरज सिंह जी की प्रशंसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, वह राजनाथ सिंह जी के कहने पर नहीं की है। राजनीतिक गुण और राजनीतिक विरासत लेकर नीरज सिंह राजनीति में नहीं चल रहे हैं। नीरज सिंह के अंदर राजनीतिक गुण है और मैं तो शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में वह सांसद भी बनेंगे। लगे हाथ महाराणा प्रताप सेना का उद्देश्य बता दीजिए। आने वाले समय में किस प्रकार से राजनीतिक पार्टी के तरीके से काम किया जा रहा है, संगठन के तरीके से काम किया जा रहा है, या आने वाले समय में ये जो चुनाव चल रहा है 2024 का, इसमें क्या अहम योगदान होने वाला है? महाराणा प्रताप सेना का पहला एजेंडा है दिल्ली की सरकार गिराना कि बनाना। सीएम कोई भी बने, डिप्टी सीएम सेना का होगा। आम आदमी पार्टी के भी बनने पे आम आदमी पार्टी तो साफ हो गई। आम आदमी पार्टी, शुभकामनाएं तो आप लगातार दिए जा रहे हैं। शुभकामनाएं भाइयों को दे रहे। क्यों संजय सिंह नहीं आ सकते क्या हमारी महाराणा प्रताप सेना में? तो वही डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। क्यों नहीं बना सकते हम उनको? ब्रजेश पाठक जी हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, पहले किसी दूसरे दल में थे, आज है ना डिप्टी सीएम। तो अगर संजय भाई हमारी महाराणा प्रताप सेना में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम तो कहते हैं जो पूर्वांचल की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। मनोज तिवारी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, संजय सिंह डिप्टी सीएम हो सकते हैं, कुछ भी राजनीति में हो सकता है। जो पूर्वांचल की बात करेगा अभी जो वही दिल्ली पे राज करेगा। अभी जो 70 में 63 सीट ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका क्या होगा? अच्छी बात है, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन गए, बढ़िया बात है, शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप सेना ने टारगेट कर दिया है दिल्ली और पंजाब पर। 25 में हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो राजनीतिक दल भी बहुत जल्द महाराणा प्रताप सेना के 25 लाख सेना के सैनिक रामलीला मैदान से होकार भरकर
एक नया राजनीतिक दल बनाएंगे। वह राजनीतिक दल एक क्रांति के नाम से भी हो सकता है, एक आंदोलन के नाम से भी हो सकता है, और बहुत जल्द हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं इस दिल्ली में। क्यों नहीं आप वो 25 लाख सैनिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे? हमारा समर्थन तो है ही, हम तो फिर पार्टी बनाने का कहां पे? नहीं, देखिए, हमारी आस्था प्रधानमंत्री जी में है, हमारी आस्था सभी में। अटल जी कहा करते थे, मैं तो अटल जी की बात को कहता हूं, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। तो हम भी कहते हैं, हम भगवान परशुराम जी को मानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी को मानते हैं, अहिल्याबाई होलकर को मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं। और हम तो कहते हैं दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि जी का सम्मान जब होगा जब कोई महर्षि वाल्मीकि जी की समुदाय से, समाज से कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। मैं तो कहता हूं कि उस समाज से, क्योंकि दिल्ली में वाल्मीकि समाज के लोग हैं। जैसे अभी अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम हुआ महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि समाज का मुख्यमंत्री दिल्ली में हो। मैं तो सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते इस बात का प्रस्ताव करता हूं। रामविलास जी की पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष रहे दिल्ली प्रदेश, उनके बाद पार्टी टूट गई, 2 भागों में बट गया। उनके भाई केंद्रीय मंत्री बनते हैं, उनका बेटा सांसद रहता है, उसके घर से उसको निकाला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या ऐसा गणित खेला जाता है कि आज 5 सीटों केवल उनके बच्चे को मिल जाती है और उनके भाई। मैंने कहा राजनीति में समीकरण जरूरी है। हाँ। चिराग जी को मेरी शुभकामनाएं, मेरे लीडर के पुत्र हैं। हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार में। भाई साहब को, उनको भी शुभकामनाएं कि गवर्नर बने। मेरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पार्टी का मेरे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को भी शुभकामनाएं कि गवर्नर बने। पार्टी का 2 भागों में बंटना लाभदायक था या नहीं? आज परिवार, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कि आज चिराग चाचा भतीजा एक हो जाए, चचा गवर्नर बने, भतीजा मंत्री बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा तो जीवन रामविलास पासवान की बगिया से मैंने राजनीति को सीखा है। मेरे वो नेता थे और नेता है, लेकिन दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनावों में महाराणा प्रताप सेना मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार बनाएगी। आज हमारे साथ बात करने के लिए राजवर्धन सिंह परमार जी थे। लोग कहते हैं कि कई बार ये लाइमलाइट के चक्कर में भी बोलते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, इनके द्वारा किए गए कामों की प्रशंसा करते हैं और आने वाले समय में कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी का गठन भी कर सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन है, आगे देखते हैं कि 2024 में क्या रहता है इनके साथ।